हे गाइस, तो आज हम देखेंगे पार्ट 2 में सेक्शन 5 से डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो देखो गाइस, ईच पब्लिक अथॉरिटी यानी कि जो भी संस्था है उसका हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अथॉरिटी होगा, उसको विद इन 100 डेज डेजिग्नेट करना था। जब RTI एक्ट 2005 आया, CPIO को और स्टेट PIO को, ठीक है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अब CPIO जो है उसका काम है RTI एप्लीकेशन को रिसीव करना और अपील को रिसीव करना, और उसको फॉरवर्ड करना CPIO को और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को या फिर CIC को, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, ठीक है। अगर इफ़ एप्लीकेशन इज़ रिसीव्ड बाय CAPIO तो 5 दिन और ऐड हो जाएंगे उसका जवाब मिलने में, यानी 30 + 5 डेज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट CPIO जो है ये हेल्प ले सकता है किन की, दूसरा ऑफिसर्स की, अपने ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए, है ना। और जो भी असिस्टेंस वो रेंडर करेंगे CPIO को, वो सारे लोग जो हैं, वो सारे ऑफिसर्स, उनको भी CPIO ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं मिस इन्फॉर्मेशन दे दी हो CPIO को तो पेनल्टी साइज CPIO लेगा, नहीं। उस केस में सारे लोग जो हैं उनको CPIO ट्रीट किया जाएगा और पेनल्टी उनको भी भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट रूल जो है वो क्या है, RTI एक्ट जो है वो कुछ भी ऐसा फॉर्मेट नहीं बताता एप्लीकेशन का, वह किसी भी फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन देने पे वो एक्सेप्ट होगी। ऐसा नहीं है वो ऐसे कह देंगे कि इस फॉर्मेट में नहीं है तो हम RTI का जवाब नहीं देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन वो इलेक्ट्रॉनिक में भी हो सकती है ना, या राइटिंग में भी दे सकते हो, आप ईमेल से भी दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में दे सकते हो, जो भी उस एरिया की लैंग्वेज है। पेमेंट कैसे करोगे, ऑनलाइन कर दो, कैश कर दो, DD कर दो, बैंक चेक से कर दो, पोस्टल ऑर्डर से कर दो, कैसे भी कर दो, ठीक है। कहाँ पेमेंट करोगे, टू द अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, ऑफ दैट अथॉरिटी। अब अगर कई जगह पे मोर देन 1 PIO होते हैं किसी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में एक सेंट्रल पॉइंट बनाना है फॉर रिसीविंग दैट एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में क्या है कि रिक्वेस्ट जो राइटिंग में या ऑनलाइन आई है, इंग्लिश में, हिंदी में या ऑफिशियल लैंग्वेज किसी में भी आई है उस एरिया की, ठीक है, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो CPIO या CAPIO किसी को भी की जा सकती है। अब जो है इसमें जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि वो राइटिंग में नहीं दी जा रही है, तो CPIO रिसोर्सेज अरेंज करेगा। कोई बंदा जो जिसके हाथ पैर नहीं चलते हैं या बोल नहीं सकता है, तो कुछ भी ऐसा करके उसको रीज़नेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको RTI फाइल करने में, ठीक है। वो कोई, उसे ज़रूरत नहीं है कुछ भी रीज़न देने की, उसे ज़रूरत नहीं है कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल देने की, ठीक है, पर्सनल डिटेल या रीज़न, ठीक है। बस एक्सेप्ट अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देनी पड़ेगी जिससे किसी को इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी शेयर कर सकें। हाँ, पोस्ट बॉक्स नंबर भी चल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ RTI एप्लीकेशन। तो RTI एप्लीकेशन एक पब्लिक अथॉरिटी से दूसरी पब्लिक अथॉरिटी में ट्रांसफ़र की जा सकती है। उसका जवाब फुल या पार्ट में जा सकता है। अगर कुछ संबंधित नहीं है उससे तो पार्ट में जवाब दे देगा, बाकी दूसरी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। विद इन 5 डेज़ ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। और इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा उस एप्लीकेंट को कि जो आपकी ये जो है ये दूसरे डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कोई और ऐसी एप्लीकेशन है ना, जिसका रेफरेंस PM या PM ऑफिस से है, तो उसको कहीं उसको PM ऑफिस में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है ना। उसे कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी उसकी अपीलेट अथॉरिटी हो, जो भी उसकी अथॉरिटी होगी वहाँ पे, जो भी वहाँ पे CPIO होगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, अब कुछ इसमें सिचुएशंस हैं, जैसे 6(3) में कब CPIO जो है वो जैसे कुछ सिचुएशन में क्या हो, 6(3) में ही, सेक्शन 6 का जो सब सेक्शन 3 है उसमें वो पार्ट रिप्लाई प्रोवाइड करेगा अगर वो दूसरे CPIO से भी संबंधित है, तो जितना से संबंधित है वो जवाब दे देगा, ठीक है। इन्फॉर्म कर देगा एप्लीकेंट को कि जो है दूसरे वो जानता नहीं है किससे संबंधित है बाकी की इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा करके उसको इन्फॉर्म कर देगा। बाकी फिर नेक्स्ट जो है इसमें, इफ़ अपील कम्स, अपील इस तरह से आती है अगेंस्ट दिस, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बताएगा CPIO कि उसने अपने पूरे 100% एफर्ट डाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर
अगर आरटीआई एप्लीकेशन दो पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित है तो उस केस में सीपीआईओ जो है जिसने आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव की है वो पार्ट रिप्लाई करेगा और ट्रांसफ़र कर देगा एप्लीकेशन को दूसरे पीआईओ को विद इन 5 डेज, ठीक है। लेकिन अब ऐसा केस है जहाँ पे आरटीआई एप्लीकेशन जो है वो दो से ज़्यादा पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित है, तो ऐसे केस में वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वो उसको एप्लीकेंट को समझाएगा, कहेगा कि भाई आपकी जो ये एप्लीकेशन है फ्रेश रिक्वेस्ट करो कंसर्न पब्लिक अथॉरिटीज़ को, क्योंकि ये जो है अगर वो इस सिचुएशन में आरटीआई का जवाब दे देगा बाकी सब पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेके, तो इसका मतलब है कि आपने जो इंफॉर्मेशन है वो क्रिएट की है। उस सिचुएशन मान जाएगा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ कॉल्ड क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोहिबिटेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अगर आरटीआई एप्लीकेशन पर्टेन करती है पब्लिक अथॉरिटी से जो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट में है, तो वो सीपीआईओ रिसीव जिसने की है वो पार्ट रिप्लाई बताएगा जो उससे संबंधित है, बाकी एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी में फॉरवर्ड करो पब्लिक अथॉरिटी के लिए। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट का डिस्पोजल कितने दिन में होगा? 30 दिन में होगा, ठीक है। अगर CAPI होगा तो 30 + 5 दिन में होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइफ एंड लिबर्टी से तो 48 घंटे के अंदर उसका डिस्पोजल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर CPIO जवाब नहीं दे पाता है विद इन टाइम फ्रेम तो उसको माना जाएगा कि रिफ्यूज़ल ऑफ इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है, रिजेक्शन रिफ्यूज़ल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इफ अगर डिसीजन ले लिया गया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ कॉस्ट, है ना, तो इन्फॉर्म कर दो एप्लीकेंट को भैया कितने पैसे लगेंगे, है ना। और जो पीरियड है डिस्पैच ऑफ इंफॉर्मेशन का वो काउंट नहीं होगा 30 दिनों के अंदर, ठीक है। या पेमेंट की कॉस्ट जो है, पेमेंट ऑफ कॉस्ट कितना पैसा लग रहा है, वो भी 30 दिन के अंदर नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है कि और साथ में उसका राइट भी है, अपील कर सकता है वो कॉस्ट के लिए, कॉस्ट के अगेंस्ट कि भैया जो है, और पर्टिकुलर्स प्रोवाइड कर सकता है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को कि जो कॉस्ट दी जा रही है फालतू कॉस्ट है, या मतलब मैं बियर नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट है कि सेक्शन 7 के सब सेक्शन 4 जो है, इसमें अगर वो सेंसरी डिसेबल्ड है तो CPIO असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा 7 के 4 में। 7 के 5 में बताया है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में प्रोवाइड करनी है ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस के प्रिस्क्राइब जो भी प्रिस्क्राइब की हुई है उस फीस पे, और कोई फीस नहीं लेनी BPL से, बिलो पॉवर्टी लाइन जो होते हैं उन लोगों से। अगर पब्लिक अथॉरिटी फेल हो जाती है कंप्लाई करने में 30 दिन और 48 दिन वाले क्लॉज से, 48 घंटे वाले क्लॉज से, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कोई भी उसने कॉस्ट बताई कि इतना कॉस्ट लगेगी, तो अगर वो नहीं देती 30 दिन और 48 घंटे में तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी उसको। इन्फॉर्मेशन अगर पर्टेन करते थर्ड पार्टी से, तो जो डिसीज़न है वो लेने से पहले उसको रिप्रेजेंटेशन भेजना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन जो है थर्ड पार्टी से लेना पड़ेगा, ठीक है। और जब रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिजेक्शन का रीज़न क्या है ना। अपील 30 दिन में कर सकता है वो इसके अगेंस्ट, है ना। और साथ में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के उसे पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट 7 का 9 जो सब सेक्शन है, इसमें बताया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है जिस फॉर्मेट में, है ना, जिसके अंदर डाइवर्ट हो रहा है रिसोर्स पब्लिक अथॉरिटी का, या सेफ्टी या रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड है, तो वो इस केस में मना भी कर सकता है उसको। तो 7 का 9 जो है उसको एक बार और देख लेते हैं। इसमें बता रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी मांगी गई है वैसे के वैसे ही दे देंगे, अनलेस, है ना, अनलेस वो रिसोर्स को डाइवर्ट ना कर रहा हो, है ना, सेफ्टी और रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स को नुकसान ना पहुंचा रहा हो, तब उसे मना कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसमें, नेक्स्ट क्या बताता है इसमें कि
जो 7 का 9 था। तो नेक्स्ट देखेंगे रिप्लाई ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए रिप्लाई में, है ना। नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए एप्लीकेशन की, डेट ऑफ रिसिप्ट टू सीपीआईओ कब हुआ है, नेम, डेजिग्नेशन, ऑफिशियल टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, सब चीज़ डिटेल आपको देनी है। डिनाइल का रीज़न भी देना है अगर डिनाई कर रहे हो तो, और रेलिवेंट सेक्शन भी बताने हैं उसको, किस सेक्शन के अंडर आप इसको मना कर रहे हो। डिटेल्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी टू हुम एप्लीकेशन इज ट्रांसफर्ड, तो किस पब्लिक अथॉरिटी को किस बिहाफ पे एप्लीकेशन जो है ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। और डिटेल्स ऑफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, और टाइम पीरियड जो है अपील का वो 30 दिन है, ये भी बताना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का बताना पड़ेगा। अगर वो एप्लीकेंट जो सर्टिफाइड कॉपीज़ मांग रहा है तो सर्टिफाइड कॉपी सीपीआईओ को करनी पड़ेगी विद नेम, डिटेल, सील ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, है ना। अगर सीपीआईओ को पब्लिक अथॉरिटी के नेम, डेट, सील के बाद जो है अगर कॉपीज़ ज़्यादा नंबर में तो जूनियर गजेटेड ऑफिसर को भी सर्टिफाई कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आरटीआई जो है ये पावर नहीं देता सीपीआईओ को कुछ भी अदर फीस चार्ज करने के लिए अदर देन प्रिस्क्राइब फीस, ठीक है। आरटीआई जो है ये भी प्रोवाइड नहीं करता कि आप पोस्टल फीस चार्ज करो या कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर जो है, मैन पावर डिप्लॉय हुई उसकी कॉस्ट मांगो, तो वो भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके तहत जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिनाई किया जाता है ना। तो इसमें 8 जो सेक्शन 8 है इसका 1 है इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन जो अफेक्ट करती हो सोवरेनिटी को, इंटेग्रिटी को, सेक्रीफाइस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, साइंटिफिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी स्टेट या रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, तो ये सब जो है इस केस में डिनाइल किया जाता है सेक्शन 1 में, ठीक है। फॉरबिडन टू पब्लिश बाय कोर्ट, है ना, ट्रिब्यूनल, कॉज, ब्रांच और प्रिविलेज, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जिन्होंने फॉरबिड कर रखा हो कि ऐसा ये पब्लिश नहीं कर सकते, उस केस में भी डिनाई किया जा सकता है। कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनके बारे में भी किसी ट्रेड सीक्रेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई ऐसा ट्रेड सीक्रेट है जिससे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा हो, तो उस केस में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया सकती है। मान लो किसी का ट्रेड सीक्रेट है कि भाई वो क्या इंग्रेडिएंट से जो है दवा मेडिसिन बना रहा है और उस लार्जेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो सकता है, तो उस केस में वो इसको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, अदरवाइज ये एग्जाम्प्ट है। ये भी टी सेक्शन ए जो है एग्जाम्पशन की बात करता है। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन, है ना, इनफिड्यूरेट, कोई ट्रस्ट में है ना, तो उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो भी नहीं बताएगा अनलेस, जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगे कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट है ये सर्व हो रहा है लार्ज इंटरेस्ट में। इन्फॉर्मेशन रिसीव इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट से कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, इन्फॉर्मेशन है, तो उसको भी वो शेयर नहीं कर सकता। किसी की लाइफ या फिजिकल सेफ्टी को खतरा होगा कि बंदा कब आता है कब जाता है, तो उसको भी वो शेयर नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन जिसके यहाँ से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिसके यहाँ से जो है प्रोसिक्यूशन और ऑफेंडर के बारे में कोई डिटेल आती हो वो भी नहीं बताएगा वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कैबिनेट पेपर्स, जिससे रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशन, है ना, ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरीज और अदर ऑफिसर्स, तो इसमें भी कैबिनेट पेपर्स भी वो नहीं बताएगा, है ना, जिसमें डिसीजंस किस तरह से लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, रीज़न ऑफ डिसीजन, जब तक कि वो मतलब डिस्कशन नहीं हुआ है तब तक उससे पहले वो कुछ भी नहीं बताएगा। रीज़न ऑफ डिसीजन या मटेरियल ऑन द बेसिस विच डिसीजन टेकन, ये डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये तब तक नहीं बताएगा जब तक कि वो पब्लिक ना हो जाए। पब्लिक होने के बाद वो इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है ना। फिर नेक्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई रिलेशन तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी के बारे में और कोई पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट से रिलेशन नहीं है तो उसको भी वो भी एग्जम्प्ट है ना, अनलेस अगर सीपीआई को लगता है कि इससे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो सकता है ना, तो उस केस में उसको जो है जारी किया जा सकता है ना, एग्जम्प्टेड है किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिनाई किया जा सकता है टू पार्लियामेंट, वो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता जो पार्लियामेंट जो है में पार्लियामेंट में डिस्कस हो चुकी है ना। जो पार्लियामेंट को मना नहीं किया जा सकता वो किसी पर्सन को भी इन्फॉर्मेशन के लिए मना नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन।
तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्ट होती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 से, ठीक है। तो पब्लिक अथॉरिटी जो है वो अलाउ कर सकती है किसी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन को अगर लार्जेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, तो मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी ये सुपरसीड कर रही है इस तरह से। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 8 का 3। तो इसमें क्या है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि 20 साल पहले हुई है घटना, है ना, तो वो भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन और एनी क्वेश्चन जो भी 20 साल से आ रहा है उससे पहले, है ना, जहाँ पे डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनल है, ठीक है, तो वो भी उसका भी जवाब जो है वो आरटीआई एक्ट में दिया जाएगा। आरटीआई एक्ट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करती रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल, उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है। अब इंफॉर्मेशन जो कि एग्जम्प्ट हुई है ना, वो सीज टू बी एग्जम्प्टेड आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ इंसिडेंट। अगर वो पहले भी सीज थी तो 20 साल के बाद भी वो सीज ही रहेगी, ठीक है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू टू बी एग्जम्प्टेड इवन आफ्टर लैप्स ऑफ 20 ईयर्स, है ना। और कुछ ऐसी घटना जो इफेक्ट करती है सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, नेक्स्ट कोई भी ऐसी घटना जो सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, इंडिया की सिक्योरिटी, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को या फिर फॉरेन स्टेट का रिलेशन, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को भी एग्जम्प्टेड है, ठीक है। जो कुछ ब्रीच करती हो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को, है ना, वो भी जो है एग्जम्प्टेड उसमें आती है। कैबिनेट पेपर्स जो हैं इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशन और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर्स के, ये भी जो है एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है फिर डिस्क्लोजर ऑफ फाइल नोटिंग। तो फाइल नोटिंग कैन बी डिस्क्लोज्ड, ये डिस्क्लोज क्या सकती है, एक्सेप्ट जब फाइल नोटिंग में कुछ एग्जम्प्टेड कैटेगरी की इंफॉर्मेशन ना हो। अगर कुछ ऐसी डिस्क्लोजर है, कंप्लेंट जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट या पॉसिबल एक्शन जो अथॉरिटी के अगेंस्ट हो सकता है, वो उसके बारे में डिस्क्लोजर जो है ये भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंडर आती है। हाँ, अगर जिसको भी डिस्क्लोज किया सकता है अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा हो। तो ये सेक्शन 8 था जो हमने कवर किया। अब सेक्शन 9 से जो आगे का वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। इसके ऊपर एमसीक्यूज़ भी कर लेंगे हम।